गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमितीय, है ना, ट्रिग्नोमेट्री मतलब, ठीक है। तो इसका अपनी जो 7.1 एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई थी। 7.2 अपन ने कल जो अपनी लास्ट क्लास थी उसमें मैंने फॉर्मूलेज लिखवा दिए थे ना, और कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे, ठीक है। तो आज भी अपन एक आधा एग्जाम्पल और देख लेंगे, फिर अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ मैं आपको। देखो क्या है एग्जाम्पल, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर माइनस 90 माइनस थीटा अपॉन कोजेक स्क्वायर 67 माइनस tan स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री इज इक्वल टू 2, राइट। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इजी है बिल्कुल, कुछ भी नहीं। देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन कोजेक स्क्वायर 67 माइनस tan स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, ठीक है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले अपने को देखो फॉर्मूलेज याद होने जरूरी है, ठीक है। फॉर्मूले याद नहीं होंगे नहीं होगा। सो देखो सेक स्क्वायर माइनस कोट 90 माइनस थीटा, तो ध्यान में आना चाहिए कि कोट 90 माइनस थीटा, राइट। कोट 90 माइनस थीटा, ये जो चीज़ है किसी न किसी का फॉर्मूला है। तो अपने को पता है किसका फॉर्मूला है, ये टेन थीटा का फॉर्मूला है। टेन थीटा का फॉर्मूला पता है ना, कोट 90 माइनस थीटा। तो देखो एज इट इज़ फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है कोट 90 माइनस स्क्वायर है, तो स्क्वायर का कोई इशू नहीं, स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कोजेक प्लस माइनस 10/27, राइट। देखो इस फॉर्मेट को एक बार छोड़ दो, है ना, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर फॉर्मूला है, पता है 7.1। रिकॉल करो फिर से, 7.1 का सेकंड नंबर फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, ये है ना। फॉर्मूला क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस इज इक्वल टू 1, राइट। तो वही फॉर्मूला यहाँ फिट हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन को देखो कोजेक 67 माइनस 10/27। तो अपने को इस 10 को चेंज करना, राइट। देखो 10 को चेंज करेंगे तो ये सेक में चेंज हो जाएगा, बराबर। सेक में चेंज होगा नहीं, कोट में चेंज होगा, बराबर, कोट में, है ना। 10 को चेंज करेंगे तो कोट में चेंज होगा, और कोजेक को चेंज करेंगे तो ये कोट में चेंज होगा, ठीक है। देखो कोजेक जो है वो सेक में चेंज होगा। देखो किसी को भी चेंज करो, चाहे इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, बात बराबर है। बराबर क्यों, मैं बताता हूँ। देखो कोजेक 67, ठीक है, माइनस 10 को चेंज करो। मैंने बताया था 10 किस में चेंज होता है, tan थीटा इज चेंज इन कोट थीटा, राइट। तो देखो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, कोट 90 माइनस थीटा, राइट। tan थीटा कितना है, थीटा की वैल्यू कितनी है 27, ठीक है। कोट 90 माइनस 27 नहीं होना चाहिए, 23 है,
ठीक है 23, ठीक है तो बचा क्या cot 67, ठीक है 90 माइनस 23 कितना है, तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे cot स्क्वायर 67, राइट हो, ठीक है। फिर अब इसको देखो साइन स्क्वायर 40 साइन स्क्वायर 50, तो इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो क्या है अपने पास, इसको लो है ना, इसको साइन किस में चेंज होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, राइट। साइन थीटा कितना है, साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 माइनस 50, ठीक है। तो cos 90 माइनस 50 इज इक्वल टू cos 40 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री, ठीक है। देखो एंगल सेम है दोनों के, ठीक है एंगल सेम है, तो अपन ने पढ़ा था साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, पढ़ा था फॉर्मूला है ना, फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट 7.1 का फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। कैसे होगी एक, देखो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं ना, याद बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी चलो देख लो है ना, लेकिन याद होनी चाहिए अपने को है ना, मुँह जुबान याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या टर्म थी, 1 अपॉन कोजेक स्क्वायर 67 माइनस सेक स्क्वायर कोट स्क्वायर 67 प्लस साइन स्क्वायर 40 प्लस कोस स्क्वायर 40। देखो फॉर्मूला एक और था अपने पास, क्या फॉर्मूला था, कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला सेट हो रहा है, देखो पूरा का पूरा है, कैसे हो रहा है, देखो ये भी 67 है, ये भी 67 है, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस ये तो 1 हो ही रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होता है 1 होता है ना, बार बार लिखवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए फॉर्मूले को, है ना, एक बार देखते में आपको पता लग जाना चाहिए फॉर्मूला कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है 1/1 ठीक है 1 का 1 में डिवाइड कितना का 1 + 1/2/1, राइट, ठीक है। देखो ऐसे प्रूव करा, देखो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है पूरा, है ना, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला बेस्ड है पूरा, कुछ नहीं था, सीधा क्वेश्चन था। देखो ये देखते हैं पता लग जाना चाहिए, कोट 90 माइनस थीटा मतलब ये किस में चेंज होगा, tan थीटा में चेंज होगा, है ना, देखते हैं पता पड़ जाना चाहिए। देखो कुछ नहीं किया, tan थीटा में चेंज किया, इन दोनों में से tan को चेंज करो या कोट में चेंज करो, कोसेक में चेंज, कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। देखो ये अगर सेक में चेंज होता तो यहाँ पे आता सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो भी 1 हो जाता, ठीक है। अपन ने इसको चेंज किया तो ये कोट में चेंज हो गया, है ना, उसका कोई इश्यू नहीं है ना, दोनों में से किसी भी एक चीज़ को चेंज करनी है कुल मिला के, ठीक है। फिर साइन स्क्वायर 40 कोस स्क्वायर 50 था, है ना, तो अपन ने इसको कोस में चेंज कर दिया, तो ये कितना हो गया 1 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि फॉर्मूला है ना साइन स्क्वायर प्लस फॉर्मूला है, ठीक है। तो देख लो ऐसे क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है, देख लिया। देखो अब अपन स्टार्ट करते हैं 7.2, ठीक है। तो देखो या फिर एक आधा और एग्जाम्पल देखना है, देख लेते, चलो एक एग्जाम्पल और देख लो ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। देखो चलो 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 cot 90 माइनस थीटा
cot 90 minus theta, sin theta plus cot 40 upon tan 50 plus cos square cos square 20 plus इतना, ठीक है। देखो ये इक्वेशन है, पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो पूरा तो बार बार बड़ा है थोड़ा ना, सीधा बता देता हूँ मैं क्या होगा। देखो cot 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cot 40 अपॉन tan 50 प्लस cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 70, ठीक है। तो देखो किस किस को चेंज करना है। देखो सबसे पहले cot 90 माइनस थीटा, तो पता होना चाहिए cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। देन साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस देखो फिर क्या है cot 40 अपॉन tan 50, तो दोनों में से एक को चेंज करना है ना, तो cot को चेंज करो। cot किस में चेंज जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा tan 90 माइनस 40 अपॉन tan 50 प्लस देखो ये दोनों एक, इन दोनों में से एक को चेंज करना है, ठीक है। तो cos स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 70, राइट। देखो पता चला क्या क्या। देखो एक बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं किया, देखो सीधा इस पूरी ये देखो एक बार ये टर्म देखनी ना, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा फॉर्मूला होता है डॉट साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज प्लस cot 40 अपॉन tan 50 है। तो अपन ने cot को चेंज किया, तो cot का फॉर्मूला अपने को पता है tan 90 माइनस थीटा होता है tan 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 40 अपॉन tan 50 प्लस cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 70 था, तो cos को अपन चेंज होता है साइन में होता है, ठीक है। तो 90 माइनस 70, थीटा की वैल्यू 70, ठीक है। देखो एक सवाल सीधा डायरेक्ट देखो, थोड़ा मजा आएगा करने का, है ना, ठीक है। देखो अब क्या हो जाएगा, ये एज इट इज है ना, tan थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस देखो tan 40 में तो कितना हो जाएगा tan 50 अपॉन tan 50 प्लस cos स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, राइट। देखो अब क्या हो रहा है, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने को चेंज करने की जरूरत है। ये जो tan थीटा दिख रहा है, इसको अपन को चेंज करना है ना। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, इससे रिकॉल करो, है ना, tan थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी है, साइन अपॉन cos रखनी है, ठीक है। तो tan थीटा की जगह साइन अपॉन cos रखना है ना, तो कैसे लिखोगे, देखो साइन थीटा, देखो एक बार यही पूरी मैं टर्म लिख के बता रहा हूँ ना कैसे लिखते हैं, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। tan थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा डॉट cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इस फॉर्म में ये है, ठीक है। देखो याद इसको चेंज करो या फिर इसको चेंज करो, या फिर नहीं भी करो तो देखो कैसे होगा, cos से cos सीधा कट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बचेगा, अकेला साइन थीटा और साइन थीटा, तो साइन से साइन भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे करो या फिर जो है इसको चेंज करो, ठीक है। इसको चेंज करोगे क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, है ना, cos ऊपर आ जाएगा, cos साइन ऊपर आ जाएगा और cos नीचे आ जाएगा, मतलब इस फॉर्म को अपने को उल्ट करना है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा और इसका पार्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखो ज़्यादा उलझन वाला काम है, सीधा सीधा देखो क्या हो रहा है यहाँ पे,
अपने टेन की जगह वैल्यू रखी है ना, टेन का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा अपॉन, ठीक है, इसकी जगह अपन ने ये वैल्यू रखी, ठीक है, कोस एज इट इज है ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। देखो इनटू में है ना, सीधा कोस से कोस कैंसिल, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको पूरा भूल जाओ। बचा क्या साइन अपॉन साइन, साइन से साइन कैंसिल, ठीक है। बचा क्या अपने पास यहाँ पे 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, ठीक है। तो या तो फॉर्मूला लिख के देख लो है ना, या फिर मैं लिख लो है ना साइन अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 10 50 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस ये पूरा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यों का फॉर्मूला है ना, पता है फॉर्मूला, पता है ना। फिर ये भी पूरा 1 हो रहा है, अपन ने करके देखा, तो क्या बचेगा 1 + 1 + 1 = 3 है ना। प्रूफ करना था इस क्वेश्चन को पूरा, तो प्रूफ हो गया, 3 आ गया, ठीक है। देखो बिल्कुल ईजी था, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला, फॉर्मूले जब तक याद नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकोगे, सीधी सी बात है, ठीक है। देखो फॉर्मूलों का ही खेल है पूरा, कोट 90 - थीटा tan थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा एज इट इज। इस कोट थीटा को चेंज किया तो कोट किस में चेंज होता है, tan में चेंज होता है, इसमें से एक को चेंज किया cos है, cos किस में चेंज होता है, sin में चेंज होता है, ठीक है। हो गया चेंज सब, tan 50/50 cos स्क्वायर sin स्क्वायर, ये वैसे ही 1 हो रहा है, देखो इसके एंगल भी सेम है, ठीक है। 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, कैसे हुआ मैंने बताया अभी, क्योंकि टेन की जगह अपने फॉर्मूला का साइन अपन कोस, कोस एज इट इज है, ये अपॉन में साइन है, ये कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, बचा गया 1 + 1 + 3, ठीक है। अब देखो हो गए एग्जाम्पल खूब सारे है ना, टफेस्ट भी बता दिए, इजी वाले भी मैंने बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं स्टार्ट करूँगा सीधा 7.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपनी जो अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन अपना 7.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने एक्टिव पैसिव लास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम पढ़ रहे थे। होप सो के जो पढ़ाया है, जो डेली यहाँ से हम आपको कुछ न कुछ सिखा रहे हैं, वो आप घर पे यूज़ कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स के थ्रू या कुछ स्टूडेंट्स के थ्रू हमें ये जानने मिला है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो वीडियो को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं भी आपको एक नोट डाउन डाल दूँ कि आपको इन वीडियो को प्रॉपरली सीरियसली लेना है। मे बी ये जो टॉपिक्स हैं आपको यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं, वो हम दोबारा क्लास में ना भी पढ़ा पाए, तो आपको इन वीडियो को सीरियसली लेना है। इनका जो वर्क यहाँ से दिया जा रहा है वो भी आपको सीरियसली करना है, क्योंकि आपकी वो नोटबुक्स चेक भी होंगी, तो उस चीज़ को आप सीरियसली लें। यस, नेक्स्ट अब हम वापस हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, एक्टिव पैसिव पे। एक्टिव पैसिव का इंट्रोगेटिव सेक्शन हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट छोड़ा था WH वर्ड पे। हमने 2 एग्जाम्पल्स इसके कर लिए थे। हम अभी फिर से उसके कुछ एग्जाम्पल्स और क्लियर करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। यस, हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, वो है हाउ इज रवि प्रिपेयरिंग टी। यस, अब इसका हम पैसिव बनाते हैं। क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू, मैंने आपको हर वीडियो में यही चीज़ कही कि आपको हर जगह टेंस के जो रूल्स हैं, टेंस के अकॉर्डिंग जो हमने रूल्स पढ़े हैं एक्टिव पैसिव में, सबसे मेन वही है, तो वही चार्ट आपको याद रखना है। तो हाउ का एज इट इज़ हम हाउ लिख देंगे। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING है, तो हम जानते हैं कि इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो हाउ इज टी बीइंग
Yes. How is tea being prepared by Ravi? नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं. देखिए, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो मेरे बनाने से पहले आप लोगों के आंसर बन रहे होंगे. दैट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है. वेयर हैज लक्ष्मी lost the purse? Where has Lakshmi lost the purse? पैसिव क्या बनेगा इसका? Where has the purse been losted? Losted by Lakshmi. हम कुछ एग्जाम्पल्स और देख रहे हैं यहाँ पे. How is Girdhar solving the puzzle? How is Girdhar solving the puzzle? आंसर क्या बनेगा? How the हमने हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया. देखिए, अब इस तरह से अगर हम माइनर मिस्टेक करते हैं तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है. यस. हाउ इज द पजल बीइंग solved by गिरधर? मैंने हर तरीके से आपको इज एम आर यूज करके, हैज हैव यूज करके, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, हर चीज को यूज करके मैंने आपको सारे सेंटेंसेस बनाकर बता दिया है. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट. एक वर्ड हमने इसमें नहीं लिया था. WH वर्ड में हमने दो वर्ड थे. हु. आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं फिर से लिख देती हूँ. हु और whom. ये दो वर्ड्स को हमने उसमें इंक्लूड नहीं किया था. जो एग्जाम्पल से बताए थे मैंने वो नहीं बताए थे. क्यों नहीं बताए थे? क्योंकि इनको बनाने का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है. इसलिए हम हु और हुम को थोड़ा डिफरेंट वे में पढ़ लेते हैं. अब जो हु वाले जो वर्ड सेंटेंसेस है, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो बाय वर्ड जो हम रेस्ट ऑफ सेंटेंस में पीछे लगा रहे थे वो हम इसमें सबसे आगे यूज करेंगे और हु जो वर्ड है वो चेंज हो जाएगा हुम में. ये जब मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगी तब और भी क्लियर कर दूंगी. प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते ताकि ये स्ट्रक्चर वाला जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाए. अब एग्जाम्पल क्या हमारा? हु कॉल्ड गीता. हु कॉल्ड गीता. गीता को किसने बुलाया?
अब इसको बनाने के दो तरीके हैं, लेकिन हम जो इजीएस्ट तरीका है वही यूज करते हैं। मैं सिखा भी आपको वही रही हूँ। मैंने क्या कहा था, हु की जगह पर क्या लग जाएगा, बाय हुम। तो सबसे पहले जो हम यूज करेंगे वो होगा बाय हुम। फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा इसके अकॉर्डिंग क्या लिख रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो बाय हुम वॉज, अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, गीता। बाय हुम वॉज गीता कॉल्ड। देन क्वेश्चन मार्क। अब इसका जो सेकंड तरीका है वो भी मैं आपको बता देती हूं। जो सेकंड तरीका है वो मैं नीचे अलग पेन से लिख रही हूं ताकि आपको भी ये क्लियर रहे। हु वॉज गीता कॉल्ड बाय। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको बनाने में डिफरेंट लगेगा। जो इजीएस्ट तरीका है वो यही है, बाय हुम। इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं वॉज। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम ले आते हैं गीता, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कोल्ड। बाय हुम वॉज गीता कॉल्ड। तो यहाँ पर हमने अभी तो एक ही एग्जाम्पल आज पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ और प्रेजेंट होंगे, और हमारा लास्ट जो टॉपिक बचेगा वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो कोशिश करेंगे कि वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही क्लियर कर लें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सभी को सुप्रभात। हमारा जो लेसन चल रहा है, लेसन नंबर 8, कार्बन और उसके यौगिक या कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके अंतर्गत प्रीवियस क्लास या अंतिम क्लास जो हुई थी अपनी, उस अंतिम क्लास के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ लिया था, प्लास्टिक। याद हो तो आपको, है ना। तो प्लास्टिक के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था, उसको डीपली या स्टडी कर चुके हैं। तो हमने कौन कौन से प्लास्टिक पढ़ लिए अभी तक, पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड या पॉलीवाइनिल साइनाइड, ऑर्लोन, पॉलीस्टाइरीन, और एक लास्ट में जाते जाते अपन ने पढ़ा था कृत्रिम या संश्लेषित रबर, जिसके अंदर अपन ने देखा था ब्यूना एस और ब्यूना एन। ध्यान हो आपको, है ना, ब्यूटाडाइन एन और स्टाइरिन या ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल। यहाँ तक अपन लास्ट क्लास तक पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, अपर रूप। क्या पढ़ेंगे, अपर रूप या एलोट्रोप्स। इसके बारे में हमें आज सीखना है या देखना है ना। अपर रूप या एलोट्रोप्स क्या होते हैं, समझ लें आप। पहले इसकी परिभाषा देख लें कि अपर रूप क्या होता है, और अपन अपर रूप किसके पढ़ रहे हैं, कार्बन के अपर रूप। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें आप, क्योंकि लेसन ही पूरा कार्बन से रिलेटेड है, तो अपर रूप भी कार्बन के अपर रूप के रूप में देखेंगे। तो कार्बन के अपर रूप में अपन क्या देखना चाहते हैं और क्या अपन परिभाषा इसको परिभाषित करते हैं। तो कार्बन का अपर रूप क्या होता है, परिभाषा सुन ले पहले, कि किसी चीज़ या किसी भी तत्व के दो भिन्न भिन्न रूप और दोनों में गुणधर्म जो होते हैं वो पर्याप्त भिन्न होते हैं, या वो दोनों आपस में एक दूसरे से भिन्न रूप दिखाते हैं। उनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है, उनके रासायनिक गुण समान हो सकते हैं, लेकिन वो भौतिक गुणों के रूप में असमानता प्रदर्शित करता है ना। उसके भौतिक गुण आपस में नहीं मिलते हैं, उसकी बनावट आपस में नहीं मिलती है, लेकिन उसके रासायनिक गुण जरूर मिल सकते हैं, क्योंकि वो बना किससे, कार्बन से। तो दो या दो से अधिक ऐसे पदार्थ जो भौतिक गुण में असमानता दिखाएं, लेकिन जिनके रासायनिक गुणधर्म समान हो, ऐसी चीज़ों को अपन अपरूप कहेंगे, और दे आर कार्बन के हैं तो कार्बन के अपरूप कहेंगे। ये अपरूप मुख्यतः दो प्रकार के हैं। दीज एलोट्रोप्स आर फाउंड इन टू टाइप्स। दीज आर टू टाइप्स विच आर एज फॉलोज। अपरूप के दो प्रकार कौन से हो गए,
एक हो गया आपके क्रिस्टलीय, दूसरा हो गया आपके अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय और नॉन क्रिस्टलीय, है ना। तो दो कार्बन के दो रूप कौन से हो गए, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो अपर रूप आपने समझ लिया कि दो या दो से अधिक तत्वों के भिन्न रूप जो आपस में भौतिक रूप से असमानता प्रदर्शित करते हो और रासायनिक गुणों से समानता प्रदर्शित करते हो, ऐसी चीज को अपन कार्बन के अपरूप कहते हैं। पहला पढ़ेंगे अपन क्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप की परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा या डेफिनेशन देखेंगे अपन पहले कि क्रिस्टलीय अपरूप किसे कहते हैं या क्रिस्टलीय अपरूप की परिभाषा क्या है। तो क्रिस्टलीय अपरूप किसे कहेंगे, वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित ज्यामितीय संरचना में हो, या ऐसा अपरूप जिसमें कार्बन की एक निश्चित ज्यामिति हो। द एलोट्रॉप्स विच हैव अ फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप, allotropes which have a fixed or a permanent geometrical shape, that is a crystalline allotropes of carbon, and non-crystalline allotropes of carbon means it's not have a fixed geometrical shape। तो क्रिस्टलीय में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो परमानेंट या फिक्स होगा। क्या लिखते हैं, फिक्स। इसमें क्या होगा, जो ज्योमेट्रिकल शेप है इसका, ज्योमेट्रिकल शेप वो नॉन फिक्स्ड होगा, नॉन फिक्स्ड, कोई फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होगा। ठीक है। तो क्रिस्टलीय में क्या लिखते हैं, कार्बन का वह अपरूप जिसके अंदर कार्बन की कोई निश्चित ज्यामितीय संरचना हो, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्रिकल, तो निश्चित ज्यामितीय संरचना हो, निश्चित ज्योमेट्रिकल शेप हो, वो आपको क्या कहलाएगा, क्रिस्टलीय एलोट्रॉप्स। और जिसकी नॉन ज्योमेट्रिकल शेप हो, यानी कोई फिक्स शेप नहीं हो, सही तरह से संरचना नहीं हो, वो किसी भी संरचना में ढल सकता है, अपना शेप या अपना आकार या अपनी संरचना बदल सकता हो, ऐसा अपरूप क्या कहलाएगा, अक्रिस्टलीय कहलाएगा ना। जिसके आगे अ लिखा हुआ, देखो अ मतलब ये नहीं होता है ना, हिंदी में पढ़ते हैं ना विलोम शब्द, तो उसमें जैसे बोलते हैं समान, तो असमान, तो समान मतलब क्या हो गया, एक जैसा, असमान मतलब क्या हो गया, जो एक जैसा नहीं हो। तो वो चीज़ें इसके अंदर अक्रिस्टलीय में आ गई। क्रिस्टलीय एलोट्रॉप्स में अपन जानते हैं कि क्रिस्टलीय एलोट्रॉप्स जो होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, 3 तरह के हैं। क्रिस्टलीय एलोट्रॉप्स कितने हैं, 3 तरह के हैं, है ना। लिख देता हूं मैं आपको, जो अपना क्रिस्टलीय एलोट्रॉप्स है वो कितने तरह के हैं, 3 तरह के। 3 तरह के कौन कौन से हैं, हीरा जिसे आप क्या बोलते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, और फुलरिन। ये 3 एलोट्रॉप्स जो हैं आपके वो क्रिस्टलीय एलोट्रॉप्स हैं, क्योंकि इन तीनों की जो संरचना है, इन तीनों के जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स जियोमेट्रिकल शेप में होते हैं। हीरा की संरचना में आप देखेंगे, अभी संरचना बनाऊंगा, ग्रेफाइट की संरचना बनाऊंगा, फुलरिन की संरचना बनाऊंगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका फुलरिन है, जिसे बकमिस्टर फुलरिन कहते हैं। इसका C60 जो संरचना होती है वो सबसे स्थायी संरचना होती है ना। C60 की संरचना में आप देखते हैं 32 या 32 शेप्स होते हैं, 32 फलक होते हैं, जिसके अंतर्गत 20 आपके हेक्सागोनल होते हैं और 12 पेंटागोन स्ट्रक्चर होते हैं। इस तरह से मिलकर 32 खंड या 32 पोल वाला, 32 ब्लॉक वाला एक संरचना बन जाती है, फुलरिन बनता है। ग्रेफाइट में देखते हैं कि ग्रेफाइट के अंदर जो संरचना होती है वो एक संरचना दूसरी संरचना पे ओवरलैपिंग के कारण ये मजबूत हो जाती है। फिर आप हीरा देखते हैं तो हीरा क्या है, चतुष्फल की ज्यामिति वाला होता है ना। इसके अंदर कार्बन कार्बन जो होता है आपस में चतुष्फल की ज्यामिति के द्वारा जुड़े रहते हैं, और इसमें उप संयोजक बंध के द्वारा ये क्या होता है, कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के कोई अलग से कार्बन नहीं निकालते या कोई चीज़ जगह छूटी नहीं होती। इस वजह से ये क्या किसी के साथ बंध नहीं बनाते और खुद ही आपस में जुड़े रहता है सहसंयोजक बंध द्वारा, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत का कुचालक भी हो जाता है ना। इसके अंदर कोई नगण्य प्लेस होता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये विद्युत का कुचालक हो जाता है ना हीरा।
तो ये चीज़ अपन देखेंगे अभी कि हीरा क्या होता है, हीरा कैसे कार्य करता है। तो हीरे के बारे में अपन देखेंगे। तो पहला अपन क्रिस्टल की परिभाषा मैंने बता दी कि ऐसा अपरूप जिसमें कार्बन की एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है उसे अपन क्रिस्टलीय एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन या क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। अब अपन पहला बात करते हैं हीरे के बारे में, ठीक है ना। तो हीरा क्या है, हीरा क्या होता है इसके बारे में अपन देखते हैं, एक एक के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। तो पहला अपन लिखते हैं आज हीरे के बारे में, है ना। हीरा क्या है, पहला अपना है हीरा, ठीक है। हीरे के बारे में लिख दूं कि हीरे में कैसे लिखा जाएगा कि हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु, इसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु इसमें कार्बन का एक प्रत्येक परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से अन्य कार्बन परमाणु द्वारा त्रिविमीय जाल, त्रिआयामी त्रिविमीय चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण कर, त्रिविमीय जाल एवं चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। थोड़ा सा पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ, आप लिख लें। क्या होता है इसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य कार्बन परमाणु द्वारा त्रिविमीय जाल एवं चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है, जिससे हीरे की संरचना बनती है। पहली चीज, यह कार्बन का अति शुद्ध रूप है। क्या है यह? कार्बन का अति शुद्ध रूप है। इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। क्या है ये? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है हीरा, ठीक है। फिर क्या है इसमें कार्बन के मध्य 1.54 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। यानी कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन तक के बीच की दूरी कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम है ना। इसको पिकोमीटर में लिखेंगे 154 पिकोमीटर आ जाएगा या 1.54 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो ये कार्बन और कार्बन के बीच की दूरी है। अपन जब अभी इसकी संरचना बनाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कार्बन के मध्य की दूरी कैसे होती है। फिर क्या लिख सकते हैं अपन इसके अंदर कि हीरे के संरचना में और क्या लिख सकते हैं? ये विद्युत के कुचालक होते हैं। चौथे पॉइंट क्या लिखते हैं? ये विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कार्बन आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, जिससे इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ी होती हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि चारों कार्बन आपस में जुड़े रहते हैं। इस तरह से मान लो चारों कार्बन जोड़ दें तो कार्बन जो होता है वो एक अन्य कार्बन द्वारा आपस में इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, जिस वजह से क्या होता है इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। और उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन जब नहीं पाए जाते हैं तब तक वो विद्युत का सुचालक नहीं बन पाता। इसीलिए क्या होता है विद्युत का कुचालक होता है। और कुचालक क्यों होता है? सहसंयोजक बंध द्वारा इसमें उपस्थित कार्बन आपस में इतनी दृढ़ता से जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होना। मुक्त इलेक्ट्रॉन
नहीं पाए जाते हैं। और जब किसी के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं कर सकता, आवेश ट्रांसफर नहीं हो सकते, चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता। और जब तक चार्ज या आवेश ट्रांसफर नहीं होंगे तब तक उसके अंदर विद्युत गति नहीं कर पाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी। क्लियर? तो ये क्या हो गया, हीरा जो होता है वो विद्युत का क्या है, कुचालक है। फिर अगला पॉइंट लिख दें कि इसका गलनांक जो होता है वो गलनांक कितना होता है, 3843 केल्विन। पांचवा पॉइंट क्या लिख दें, इसका गलनांक जो होता है ना, इसका गलनांक क्या है, 3843 केल्विन। मतलब इस टेम्परेचर पे ये पिघलने लग जाता है। गलनांक मतलब क्या होता है, गलन अंक। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा नाम सुना होगा। मेल्ट मतलब जम जाना ना, तो एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया इसका, 3843 केल्विन। केल्विन में लिखा गया है ना, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है। डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना हो तो इसको बदल सकते हैं, है ना। 273 माइनस कर दो, 273 केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 273 केल्विन किसके बराबर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का। इसको इससे माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड बन जाएगा। तो ये आपका पांचवा पॉइंट हो गया। फिर क्या लिख सकते हैं इसमें कि कोयले की चट्टानें जो होती हैं ये कहाँ पाया जाता है, पहली चीज़ तो ये कि खुदाई के दौरान प्राप्त होता है ना। इसको ज़मीन से खोद के निकाला जाता है ना, अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है ना। जो बड़ी बड़ी माइनिंग होती है, बड़ी बड़ी माइंस जो लगती हैं उसके अंदर माइनिंग करके इस हीरे को निकालते हैं। तो कोयले के दबाव के कारण, दबाव से ये पारदर्शी हो जाता है। कोयले के दबाव व उच्च दाब के कारण ये पारदर्शी होता है। क्या लिखा, कोयले के दबाव व उच्च दाब के कारण ये पारदर्शी होता है। उच्च दाब और उच्च ताप के कारण ये क्या हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। और फिर क्या कर सकते हैं कि ये क्या होता है, फिर इसको क्या करते हैं कि ये उच्च दाब और उच्च ताप के कारण पारदर्शी होता है और ये इतना मजबूत होता है हीरा कि इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। और कहा जाता है कि अगर प्योर डायमंड है, शुद्ध हीरा है, अति शुद्ध हीरा है, तो उसको तोड़ना नामुमकिन है। वो किसी से टूट नहीं सकता, कोई उसे तोड़ नहीं सकता ना। चाहे वो हथौड़ा हो या किसी भी चीज़ से उसको तोड़ने की कोशिश की जाए तो ये टूटता नहीं है ना। लेकिन तो फिर इसे बनाया कैसे जाता है, इसे क्या करते हैं, तराशा जाता है। एक वर्ड आता है तराशना, इसको क्या कहते हैं, घिसते हैं। और इसके घिसने से या तराशने से क्या होता है, ये हीरा अन्य अपनी संरचनाओं में डल जाता है। और इसके डलने से क्या हो जाता है, इसके जितने भी उपयोग होते हैं वो उसको डलने के आधार पर ही बनाए जाते हैं, उसको तराशने के आधार पर ही इसके उपयोग में इसको लिया जाता है। तो इसके उपयोग क्या है, एक तो मार्बल कटिंग के अंदर, पत्थर कटिंग के अंदर, स्टोन कटिंग के अंदर किया जाता है। फिर इसके आभूषण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हीरे के सारे उपयोग होते हैं। इसका छोटा सा एक डायग्राम बना रहा हूँ, वो देख लें आप कैसे इसको बनाया जाता है। एक, दो, तीन और एक ही से 4। तो हर कार्बन को, ये सिर्फ बीच में क्या गोले नहीं है, कार्बन है ना, ये ध्यान रखना है। तो प्रत्येक कार्बन को अन्य 4 कार्बन से, यानी अन्य 3, टोटल 4 होने चाहिए। तो ये एक कार्बन 1, 2, 3, 4 लाइनों से जुड़ गया। ये एक कार्बन 1, 2, 3, एक इससे जोड़ दो, 4 हो गए। ऐसे ही आपस में एक त्रिविमीय जाल बनाता है। अंदर क्या करता है, एक जाल बनाता है, ट्रायंगुलर शेप बनाता है। उस जाल की वजह से क्या हो जाता है, ये आपस में ऐसे संरचना या स्ट्रक्चर बनाता रहता है। और एक चीज़ लिखवाई थी मैंने आपको, एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में डिस्टेंस या
डिस्टेंस बिटवीन वन कार्बन टू अनदर कार्बन कितनी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम या 154 पिकोमीटर, पीएम है ना, पीएम मीन्स पिकोमीटर। तो ये जो डिस्टेंस लिखवाई है ये एक कार्बन से दूसरे कार्बन के मध्य की डिस्टेंस है जो आपस में मेंटेन रखते हुए ये अपनी संरचना को बनाता रहता है। और अगर इसका प्योरेस्ट फॉर्म होगा तो ये आपस में कभी टूटेगा नहीं और इसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से ये इतना मजबूत बना रहता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइट लिखवाई थी क्या, ये विद्युत का कुचालक होता है, ये बैड कंडक्टर होता है। कुचालक मतलब बैड कंडक्टर, ठीक है। और बैड कंडक्टर कुचालक क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें जो आपने लिखी वो डायमंड के बारे में थी। अगली क्लास जब अपने होगी तो उसके अंदर ग्रेफाइट और फुलरिन के बारे में अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। Good morning, students. Now, this is our last video of this lesson number 1, and as you can see, I have written some questions on the board. I could have written these questions on a piece of paper and then could have posted in form of a photograph in the group, but just this is your first try, and also I want you to understand what is asked in examination and how you will have to write and what is the method of writing. Okay, so in this contest these are some major important questions of lesson number 1. First one is write the major Janpads of Rajasthan. It is clearly mentioned, we are not asking the major Janpads of India, we are asking major Janpads of Rajasthan. So what you have to write, your answer will follow as this. The major Janpad of Rajasthan are follows. Then starting from first, second, third, fourth, write the name of Janpad, where it is presently situated, and what was the expansion of that Janpad. This is the only demand of this. Second, describe in brief the major rulers of Mauryan dynasty. Who were the major rulers of Mauryan dynasty? Don't start with that. You will have to start with a brief introduction how Mauryan dynasty started, how Chandragupta Maurya assassinated Gananand, or he demolished Nand dynasty and then he established Mauryan dynasty. This will start from here. Always don't write the answer directly whenever the question is asked. टीवी में भी आप देखते हो कोई सीरियल आता है ना, तो सीरियल का नया एपिसोड डायरेक्ट शुरू नहीं होता है, पहले वो रिकैप बताते हैं कि अब तक आपने क्या देखा. सो यू विल हैव टू put a brief introduction also in that first answer. तो ये हो जाएगा मौर्यन डायनेस्टी कैसे उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसका मैं आपको कौटिल्य का भी इंट्रोडक्शन देना होगा. देन यू विल ब्रीफ बाय चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ग्रेजुअली लाइक दिस. एंड ऑलवेज राइट explanation of 1 or 2 lines, then mark with star and write the main points. Write the essence of Dham. This question is very important question in perspective of board. ये बहुत बड़ा आंसर है, आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में धीरे समझते हुए एक 2 लाइन में लिखना है. बुक में जो लाइन्स होती है, what happens that in book there are given 4 to 5 lines, but whenever you will write those 5 lines, it will consume almost 10 lines in your notebook, है ना. तो आपको ये देखना है कि 4 to 5 lines answer is enough. Next is explain Mauryan administration. Now you can see the bifurcation. You will have to write first central administration, then provincial, then city administration. You will have to write each and every units, कि गांव की यूनिट क्या थी, शहरों की क्या थी, वहाँ के लोग क्या कहलाते थे, क्या डिस्ट्रीब्यूशन था, ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे था, ये सारा लिखना होगा आपको. देन मिलिट्री, द फॉर्म ऑफ मिलिट्री, कितना उसका स्वरूप था, कैसी थी मिलिट्री. एंड देन जुडिशियल, न्यायिक व्यवस्था. एंड एज यू कैन सी, रिमेंबर धर्मास्त्य, ऑलवेज देयर वर सम इंपॉर्टेंट पर्सन्स, तो उनका आपको लेख लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मौर्यन सोसाइटी. नाउ सोसाइटी इंक्लूड्स कास्ट,
condition of women, and from where these facts have been collected, कहाँ से मिला है, जैसे मैगस्थनीज की बुक से मिला है ना, कौटिल्य से मिला है, तो ये आपको ये लिखना है आपको। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अगेन सिमिलर, नाउ जस्ट डायनेस्टी हैज चेंज बट नॉट द रूलर्स। डिस्क्राइब द मेजर रूलर्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी, जैसे इसमें बताया वैसे इसके मेजर रूलर्स को आपको लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 7, दिस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी का कल्चरल अचीवमेंट बहुत ज़्यादा था, एंड पर्टिकुलरली समुद्रगुप्त, ओके, इफ़ यू रिमेंबर। तो उसमें कौन कौन से प्लेज, आर्ट एंड लिटरेचर, कौन कौन से उसके वहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स थे, कौन कवि थे, ये सारा आपको, कौन कौन फॉरेन ट्रैवलर्स आए, ये सारे फैक्ट में आते हैं, ये आपको लिखना है। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गुप्त सोसाइटी, उनका भी समाज का आपको वर्णन लिखना है जैसे, और विद द एविडेंस लिखना है आपको। देन वी मूव ऑन टू गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्धन डायनेस्टी। जब एक डायनेस्टी इस तरीके से पूछी जाए तो आपको उसके ऊपर पॉइंट लिखते हुए, मेन पॉइंट लिखते हुए, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, आर्ट एंड कल्चर हुआ, या जो भी आप लिखोगे उसके नीचे एक मेन पॉइंट लिखो और फिर पॉइंट बना करके 3 to 4 पॉइंट्स आर इनफ। ऐसे जो आंसर्स होते हैं इसमें, जब क्वेश्चन होते हैं जनरली 12 to 15 लाइन्स आर इनफ। उसके बाद है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चोल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्ट एंड सोसाइटी। 3 डिपार्टमेंट्स है, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड सोसाइटी। इनके अंदर 5 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स, दे आर इनफ। इतना क्वेश्चन आपका पर्याप्त हो जाता है। एंड राइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कनिष्क, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, कनिष्क का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उसको पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज राइट नाउ, मैं इस बोर्ड से एक बार हट जाता हूँ सो दैट यू कैन क्लियरली सी द क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चन को आप लिख सके। एक बार मैं वापस इन क्वेश्चंस को बोल रहा हूँ, धीरे धीरे आप लिख पाएँ, और ये कुछ क्वेश्चंस आपको बुक में भी मिलेंगे। सो दिस क्वेश्चंस फॉलो लाइक दिस। फर्स्ट वन इज राइट द मेजर जनपद्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। सेकेंड, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द मेजर रूलर्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। राइट द एसेंस ऑफ धम, इस क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी आपको टाइम लगेगा क्योंकि इसके डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मौर्यन सोसाइटी, इसमें भी थोड़ा टाइम आपको लगेगा। देन डिस्क्राइब द, अभी आप शायद वीडियो और क्लियर देख पाएंगे, अब इजीली आप इसमें क्वेश्चंस देख पा रहे हो। डिस्क्राइब द मेजर रूलर्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गुप्त सोसाइटी, ओके। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्धन डायनेस्टी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चोल एडमिनिस्ट्रेशन and art and society, and last one is write the contribution of कनिष्क। अब इसके अंदर एक बात और भी है कि आप इतने सारे आंसर्स को आप मेरे पास भेज नहीं पाएंगे। सो लेट्स डू वन थिंग, आप जैसे इन क्वेश्चन आंसर्स को करते जाएं, डू वन थिंग, राइट इन अ नोटबुक, इसकी एक अलग नोटबुक बना लेना जो अब नोट्स की बनाई हुई है उसी में, सोशल की। उस नोटबुक में ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके स्कूल में आप जस्ट सेंड इट टू मी, मेरे पास भिजवा देना। फिर मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा कि जब कॉपी चेक हो गई है, उसमें कोई करेक्शन होगा तो बता दूंगा मैं, और आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? कॉपी जो है नोटबुक आपको स्कूल में भिजवा देनी है। इज दैट क्लियर? तो ये आप कर सकते हो। नोटबुक आप स्कूल में भिजवा दोगे तो मैं चेक करके वापस आपको वो कलेक्ट आप कर सकेंगे, क्योंकि ग्रुप में इतना सारा चेक हो नहीं पाएगा मोबाइल में, क्योंकि 11 क्वेश्चंस है और इट विल टेक ऑलमोस्ट 20 to 21 पेजेस, इतना तो नॉर्मली हो जाएगा। सो आपको इसको नोटबुक में करना है, ओके। जब भी आपकी नोटबुक कंप्लीट हो जाएगा, आई एम नॉट गिविंग अ डेडलाइन कि आपको यहीं तक करना है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, आप जब भी टाइम लगाए कर लीजिएगा, एंड देन डू इट, ओके। टिल देन गुड बाय, एंड इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ न्यू लेसन। टिल देन goodbye and thank you. गुड मॉर्निंग। आज क्लास 12, आज हम पढ़ेंगे बाह्य आक्रमण
में जो प्रमुख शासक थे, सम्राट या वंश कह सकते हैं, शक, हूण और कुषाण। देखो भारत पर बहुत सारी जातियों ने आक्रमण किया था, ठीक है। वो भारत में आए और भारत में ही बस गए, उन्होंने भारत का ही धर्म, वैदिक धर्म अपना लिया। केवल मुस्लिम जो विदेशी आए थे उन्होंने ही, वो उनका धर्म था, वो उन्होंने उनका प्रचार किया, जबरन लोगों को मुस्लिम बनाया। वो भी बर्बर जाति थी, ये भी तीनों बर्बर जाति ही थी, मतलब लूटपाट करना और पैसा लूटना उनसे। अब इसमें सबसे पहले आते हैं अपन शक, ठीक है। यह मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया था। यहाँ से शक बोलंदरे से होकर लगभग 71 ईस्वी पूर्व भारत में आए थे। रामायण एवं महाभारत में शक बस्तियों को कम्बोजों और यवनों के साथ रखा गया। जो यवन देश जो दूर के जो गिना जाता था भारत में, अफगानिस्तान तक ही भारत का क्षेत्र था उस समय, तो उस समय उसके पार जो जातियाँ थी उनको कम्बोजों और यवन के लोग के नाम से जाना जाता था। फिर अंडरलाइन करेंगे, कालकाचार्य कथानक में भारत पर शकों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अगर पीछे किसमें आक्रमण, तो कालकाचार्य कथानक में भारत पर शकों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इसमें उन्हें सगगुल मतलब शक कुल कहा गया। सिंधु प्रदेश को जीतकर उन्होंने सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की। सिंधु जो पूरा पंजाब, अब वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्र आता है, सिंधु नदी का जो आधा पंजाब का क्षेत्र आता है, वहाँ से सौराष्ट्र में गुजरात का क्षेत्र आता है, जो जूनागढ़ वाला, में शक शासक की स्थापना की। मुद्रा और लेखों से स्पष्ट है कि इनकी एक शाखा ने उत्तराखंड और मथुरा पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और कालांतर में वे अवंती, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में फैल गए। अवंती का क्षेत्र आता है जो उज्जैन मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, जो अवंती का आता है अपन उज्जैन, और सौराष्ट्र गुजरात का क्षेत्र आता है, महाराष्ट्र गुजरात के नीचे वाला सभी जानते हैं। ये पूरे क्षेत्र पर मथुरा, सौराष्ट्र, उज्जैन, अवंती, इन क्षेत्रों पर 3 शाखाओं में विभाजित थे। इन क्षेत्रों पर इनका शासक था, ठीक है। फिर धीरे धीरे भारत के ही हिंदू राजाओं ने इनको हराकर अपना राज्य स्थापित किया था। अब यहाँ पर तक्षशिला के शक शासकों ने मावेज एवं एजेज के नाम आते हैं। तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश पल्लवों द्वारा किया गया है, ठीक है ना, ये अंडरलाइन करेंगे। तक्षशिला में जो उनकी शाखा थी उनका शकों का विनाश किसने किया था? पल्लवों ने किया था। वहीं हमामश और हगान मथुरा के प्रारंभिक शक क्षत्रप थे। मथुरा से प्राप्त सिंह शीर्षक लेख के बाद के शक शासक राजबुल महाक्षत्रप, राजबुल महाक्षत्रप कहा गया। मथुरा के में के शकों के पूर्वी पंजाब तक अपनी सीमा विस्तारित कर ली थी। अब यहाँ मथुरा में शक शक्ति का विनाश कुषाणों द्वारा किया गया है। अब तक्षशिला में पल्लवों द्वारा किया गया था, जो मथुरा की इनकी शाखा थी उसका विनाश कुषाणों द्वारा किया गया। पश्चिमी भारत में शकों के शहरात्र वंश के भूमक तथा नहपान 2 शासक ज्ञात है। इन शासकों ने 7 वाहनों से कुछ प्रदेश जीत लिए और महाराष्ट्र, काठियावाड़ और गुजरात पर शासक स्थापित किया। नहपाल के समय भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच समृद्ध व्यापारिक संबंध कायम थे। अब है जोगल थाम्बी नामक स्थान से मिले सिक्कों में यह प्रमाणित होता है कि नहपाल गौतमीपुत्र शातकर्णी से पराजित हुआ था। नासिक लेख में गौतमीपुत्र शातकर्णी को शहरात वंश का उन्मूलक माना गया है। मतलब नासिक लेख के अनुसार गौतमीपुत्र शातकर्णी ने, जो इनकी ये जोगल थम्बी मेला था वो शाखा थी, उस शाखा का अंत शातकर्णी ने किया था। उज्जैनी तथा काठियावाड़ के शक शासकों में चष्टन का नाम आता है, जिसमें उज्जैनी के शक राजवंश की स्थापना की थी। इस वंश के शासकों ने अपने लेखों और मुद्राओं पर शक संवद का उपयोग किया था। चष्टन का पौत्र, ये अंडरलाइन करेंगे, चष्टन का पौत्र, ये इंपॉर्टेंट है, रुद्रदामन। ये रुद्रदामन वही है जो चंद्रगुप्त मौर्य
का सेनापति था जिसने जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये इसका अंतिम राजा था। इसके बाद शक संबंध भारत में खत्म हो चुका था। रुद्रदामन महत्वपूर्ण शासक था। उसके बारे में जानकारी जूनागढ़ के लेख से प्राप्त होती रही। रुद्रदामन का साम्राज्य पूर्वी पश्चिमी मालवा, द्वारका, जूनागढ़, साबरमती नदी, मारवाड़, सिंधु घाटी, उत्तरी कोंकण और विंध्य पर्वत तक फैला हुआ है। मुद्राओं से प्रदर्शित होता है कि चष्टन वंश 305 ईस्वी में समाप्त हो गया। मतलब उसका वंश था, फिर ये सेनापति बन गए थे। रुद्रदामन वही चंद्रगुप्त के जो काल में था जिसने मंदिर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो ये शक संबंध समाप्त। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कुषाण वंश। धन्यवाद।